हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से जनसंचार माध्यम एवं पत्रकारिता के विविध आयाम नामक पाठ को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इस पाठ में इस शीर्षक में संचार नामक प्रकरण को पढ़ लिया है और यह भली भांति जान लिया है कि संचार का क्या अर्थ होता है, उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, संचार के मुख्य तत्व कौन से होते हैं। आज हम लोग अपने एक नए प्रकरण की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है जनसंचार। तो बच्चों, जनसंचार जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, जन प्लस संचार। संचार का अर्थ आप लोगों को पता है कि जब हम अपने भावनाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार में जनसंचार शामिल है। जनसंचार में क्या होता है कि हम अपने भावनाओं एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया क्या होती है? सामूहिक होती है। अर्थात किसी बड़े वर्ग को, किसी पूरे देश को, किसी विशेष वर्ग को, जैसे कि सबको संबोधित करना हो। सपोज करिए कि अगर पूरे टीचर को संबोधित करना हो तो एक क्या हो गया? जनसंचार हो गया। एक वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी टीचर वर्ग लिया। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर विद्यार्थियों को संबोधित करना हुआ तो एक विद्यार्थियों का वर्ग हो गया, वो भी एक क्या है? जनसंचार है। और पूरे देश को संबोधित करना है तो भी वो क्या है? जनसंचार है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंचार में हम अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान सामूहिक रूप से करते हैं। आपने जो संचार में पढ़ा है वही सारी उपयोगिताएं जनसंचार की भी हैं। अर्थात जनसंचार के माध्यम से हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, और अगर किसी मुद्दे को किसी विशेष वर्ग के सामने लाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमारे देश की कोई समस्या है, हमारे वर्ग की कोई समस्या है, तो हम जनसंचार के माध्यम से बड़ी आसानी से अपनी बातें उस विभाग के संबंधित अधिकारी, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो सके। तो बच्चों, जनसंचार में हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान सामूहिक रूप से करते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो हम माध्यम भी क्या चुनते हैं? ऐसे माध्यम को चुनते हैं जिसमें आसानी से हम अपनी बातों को बहुत लोगों तक पहुंचा पाएँ। जैसे कि हम टेलीविज़न का चयन कर सकते हैं। टेलीविज़न में हम क्या करते हैं कि अपनी बातों को किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या किसी भी चैनल के माध्यम से जो चैनल लोकप्रिय होगा उसे ज़्यादातर लोग देखेंगे, तो उससे हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी वगैरह
अपना प्रचार प्रसार करना होता है, उनको अपना विज्ञापन देना होता है, तो वो किसी न किसी पॉपुलर चैनल पे अपने ऐड देते हैं, अपने विज्ञापन देते हैं, और उसके बदले में वो चैनल जो होता है उनसे क्या करता है, चार्जेज लेता है, और उनकी बातें, उनका जो प्रचार प्रसार है वो एक ही समय में बहुत लोगों तक पहुंच जाया करता है। अगर वो एक एक करके व्यक्तिगत रूप से प्रचार करते तो बहुत एक लंबा समय लगता है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, यानी कि आधुनिक जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करके हम बहुत ही कम समय में अपनी बातों को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, प्रश्न को देख करके घबराया नहीं जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तो ये विशेषताएं पूछ लिया, सर ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। जो किसी के बारे में कही जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, वही क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। आपने हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ा होगा, और कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये विशेषता शब्द है, तो जो संचार के बारे में कुछ बताएगा, उसकी अच्छाइयों एवं बुराइयों को बताएगा, वो क्या कहलाएगा, विशेषताएं कहलाएगा। तो हम इसमें जनसंचार की विशेषताओं में सब पॉइंट लिख सकते हैं जो अभी अभी हमने बताया कि जनसंचार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो पहली विशेषता जनसंचार की है कि जनसंचार के माध्यम से हम अत्यंत कम समय में बहुत से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जो पहली विशेषता आपकी हो गई, क्या करते हैं हम जनसंचार से अपनी बातों को अतिशीघ्र दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा जो हमारा जनसंचार की विशेषता हो जाएगी कि इससे हम देश में एक जागरूकता ला सकते हैं, देश के बहुत बड़े वर्ग को अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, और यदि किसी मुद्दे के बारे में वो अनभिज्ञ हैं, अर्थात उनको पता नहीं है, तो हम उन्हें जनसंचार के माध्यम से अपनी बातें बता सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपने पॉइंट को लिखते जाइएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जनसंचार के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे, किसी भी विषय से बहुत बड़े वर्ग को, अर्थात समस्त देश को क्या करा सकते हैं, जागरूक करा सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है कि जनसंचार एक प्रकार से प्रहरी का काम करता है, एक प्रकार से द्वारपाल का काम करता है, क्योंकि जनसंचार के माध्यम से हम सरकार की कमियों को, सरकार की अच्छाइयों को लोगों के सामने लाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो सरकार भी क्या होती है, सजग रहती है, सचेत रहती है, और सरकार भी अपनी योजनाओं को, अगर देश में कोई परेशानी आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है, उसे जल्द से जल्द लोगों तक अपने समाचार पहुंचाने हैं, तो वो भी क्या कर देती है कि बहुत ही शीघ्रता से जनसंचार के माध्यम से अपने विचारों को पहुंचा देती है। जो जनसंचार की हमारी चौथी विशेषता हो जाएगी। अभी हमने तीसरी विशेषता आपको बता दिया, आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया करिए।
भाषा को रटा नहीं जाता है, भाषा को समझ करके उसे अपने शब्द दिए जाते हैं, अपने वाक्य दिए जाते हैं और तब आपकी भाषा पे पकड़ मजबूत होती है। तो चलिए हम चौथे बिंदु की बात कर लें अगर, तो जो चौथा बिंदु है वो आया है कि जनसंचार ने देश काल और जो देश काल की दूरियां थी, जो अत्यंत सुदूर रहने वाले लोग थे, उनके बीच की दूरियों को बहुत कम कर दिया है। आज हम घर बैठे बैठे अमेरिका में अपने मित्र से, अपने सगे संबंधी से या अमेरिका के किसी भी समाचार से हम रूबरू हो सकते हैं, परिचित हो सकते हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हम घर बैठे उसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और जो हमारे अन्य जनसंचार के सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनके माध्यम से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो जनसंचार ने क्या कर दिया है कि देश और काल की दूरियों को बहुत कम कर दिया है। अब हम सुदूर रहने वाले लोगों का समाचार पा सकते हैं और उन तक अपने विचारों को, अपने जो भाव हैं उनसे अवगत करा सकते हैं। तो बच्चों, ये था जनसंचार की विशेषता। अब आता है जनसंचार के तत्व। तो जो संचार के तत्व आपने पढ़ा, वही जनसंचार के भी तत्व होते हैं। संचार और जनसंचार में केवल इतना अंतर है कि संचार में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही संचार के माध्यम होते हैं। दोनों ही माध्यमों से हम अपने भाव एवं विचारों को पहुंचा सकते हैं। अर्थात संचार में जो हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं किसी एक दूसरे से, अपने मित्र से, अपने सगे संबंधी से, उसको भी शामिल किया जाता है और जो सामूहिक रूप से करते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में जो हमारा है वो है जनसंचार। जनसंचार में क्या है कि हम सामूहिक रूप से अपनी बातों को कहते हैं, इसीलिए जो इसका विषय होता है वो कोई व्यक्तिगत ना होकर के क्या होता है, सामूहिक होता है। आप जनसंचार की विशेषता में 5वां पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो जनसंचार का विषय होता है वो कोई व्यक्तिगत रुचि का विषय ना हो करके, किसी व्यक्तिगत समस्या का विषय ना हो करके सामूहिक रुचि और सामूहिक समस्या का विषय होता है। तो जनसंचार के जो तत्व हैं वो आपने संचार के जो तत्व पढ़ा था, जिसमें आपने संचारक पढ़ा था, जिसमें आपने संचार माध्यम पढ़ा था, जिसमें आपने संदेश पढ़ा था, जिसमें आपने प्रापक पढ़ा था, जिसमें आपने प्रतिपुष्टि पढ़ा था या फीडबैक पढ़ा था, जो आपने शोर या विघ्न पढ़ा था। वही अगर पूछा जाता है आपसे कि जनसंचार के कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको वही बिंदु लिखना है कि जनसंचार के निम्नलिखित तत्व हैं। जैसे कि संचारक, मैंने आपको बता दिया था कि संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं, संचारक कहते हैं। संदेश अर्थात जो कुछ भी अपने भाव या विचार भेजे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। संचार माध्यम भी मैंने आपको बताया था कि जिस वस्तु का चयन हम करते हैं अपने विचारों को पहुंचाने के लिए, जैसे कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिका इत्यादि, तो वो सभी क्या हैं, जनसंचार के तत्व हैं। प्रापक भी आप जान रहे हैं। अब हमको आगे जो पढ़ना है वह है कि जनसंचार माध्यम के क्या क्या प्रकार हैं, यानी जनसंचार माध्यमों के प्रकार। तो चलिए अब हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं, जनसंचार माध्यम के प्रकार। जनसंचार माध्यम के प्रकार में हम उन माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे जिसके जरिए हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जो हमारा पहला माध्यम है वह है परंपरागत माध्यम।
अब परंपरागत माध्यम क्या होता है, आप ये शब्द से ही जान लीजिए कि जो हमारा जनसंचार का प्राचीन माध्यम है, जो पहले प्रयुक्त होता था, आज प्रचलन में बहुत कम हो गया है, वो क्या है, परंपरागत माध्यम है। जनसंचार के वे माध्यम जो काफ़ी प्राचीन हो चुके हैं, वे परंपरागत माध्यम कहलाते हैं। जैसे चित्र, संगीत, नृत्य, भित्तिचित्र, कविता, काव्य पाठ आदि। बच्चों, जब मानो लिखने की कला नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, किसी मानक लिपि का आविष्कार नहीं किया था, तो वो क्या करता था, तब भी तो उसे अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे से बतलाने की ज़रूरत रही होगी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हमको बहुत से दायित्वों का निर्वहन करना होता है। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे से कहने की चेष्टा करते हैं। तो उसके लिए हम किसी न किसी माध्यम का चयन करते हैं। तो जब मानो पढ़ा लिखा नहीं था, जब उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था, उसे लिपियों का कोई ज्ञान नहीं था, कोई मानक भाषा नहीं थी, तो वो क्या करता था कि अपने भावनाओं, अपने विचारों को चित्र के माध्यम से व्यक्त करता था। आज भी बहुत जगहों पर हम चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। आप चित्र के माध्यम से कई बार अपने भावनाओं एवं विचारों को प्रकट करते हैं। जो पेंटिंग्स होती है, जो चित्र होती है, वो हमसे बहुत कुछ कहती है। बस हमें ज़रूरत होती है गहराई से उसे समझने की, उसे तह तक जानने की। संगीत के माध्यम से, संगीत आज भी माध्यम है, बहुत ही मधुर माध्यम है, बहुत ही रुचिकर माध्यम है, उससे भी हम अपने संदेश को देते हैं। नृत्य के माध्यम से लोग दिया करते थे, भित्तिचित्र से, भित्तिचित्र अर्थात जो गुफाओं में, दीवालों पर आदि जगहों पर चित्र जो है वो बनाए जाते थे। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, जो आपने एशियन हिस्ट्री पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने बहुत सारे चित्रकारी के बारे में पढ़ा होगा, कविताओं के माध्यम से। इसमें से कुछ माध्यम अभी भी जीवंत हैं और बहुत ज़्यादा प्रयोग में होते हैं, लेकिन जो भित्तिचित्र का प्रयोग है ये काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत से सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक जगहों पर हम भित्तिचित्र का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई जागरूकता समाज को देना चाहते हैं। तो बच्चों, ये था जनसंचार का परंपरागत माध्यम। अब हम जनसंचार के कुछ आधुनिक माध्यम की चर्चा कर लें, जिसका नाम है आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम से तात्पर्य उन माध्यमों से है जो आज
कल काफ़ी प्रचलन में हैं और आज़ादी के बाद से उनमें काफ़ी विकास हुआ है, अर्थात उनका प्रयोग काफ़ी तेज़ी से हुआ है और इसने जनसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा कि आधुनिक एवं विशिष्ट जनसंचार के माध्यम वे माध्यम होते हैं जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है, अर्थात जिनका आजकल संचार के लिए काफ़ी अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, पत्र, मुद्रण, पत्र पत्रिकाएँ, किताबें इत्यादि। सिनेमा को भी हम इसी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये जो आज के हमारे जो माध्यम हैं ये क्या कहलाते हैं? आधुनिक माध्यम कहलाते हैं। वास्तव में इसने जनसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। जो जनसंचार का हमारा रूप है वो आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यमों के आने के कारण पूरी तरह से बदल गया है। और अब हम, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही कम समय में बहुत ही शीघ्रता से अपनी बातों को बहुत जल्दी एक दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये जो आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम है इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो हमारा पहला कैटेगरी होगा वो हो जाएगा डाक एवं तार। जो हमारा पहली कैटेगरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डाक एवं तार प्रणाली। डाक एवं तार प्रणाली क्या होती है? ये जो डाक एवं तार प्रणाली है यह पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है। जब पत्रों से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा, जो पहले के लोग क्या करते थे कि डाक के माध्यम से अपने संदेश एक दूसरों तक पहुंचाया करते थे। आज भी ये प्रथा प्रचलन में है, लेकिन अब इसका प्रयोग काफ़ी कम हो गया है, कुछ सीमित क्षेत्रों तक हो गया है। विशेषकर सरकारी कामकाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डाक एवं तार प्रणाली जो है वो एक आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम का प्रकार है, जिसके माध्यम से यानी पत्रों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, तार के माध्यम से हम अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। दूसरा जो हमारा जनसंचार का माध्यम है वह है जिसकी हम प्रिंट एवं मुद्रण, प्रिंट एवं मुद्रण। प्रिंट एवं मुद्रण में आप पत्र पत्रिकाओं को रख सकते हैं। माध्यम लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें भी आप माध्यम लिख लीजिएगा। तो इसमें हम किताबों को, पत्र पत्रिकाओं को, अर्थात जो चीज़ें प्रिंट की जाती हैं, जो छापी जाती हैं, उनको रखते हैं हम। इसका भी प्रचलन काफ़ी जोरों पे है। जैसे समाचार पत्र है, आप देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से लोग समाचार एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो कौन सा माध्यम है? प्रिंट एवं मुद्रण माध्यम है। अर्थात जब छपाई कर करके किसी भाव एवं विचारों को किसी निश्चित भाषा में, निश्चित लिपि में छाप दिया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो वो कौन सा माध्यम हो जाता है? प्रिंट एवं मुद्रण माध्यम हो जाता है। इस प्रिंट एवं मुद्रण माध्यम में हम अपने बहुत व्यापक विचारों को एक दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। जैसे कि और माध्यम होगा तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम चलेगा तो लोग देख नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो समाचार पत्र होता है, उसमें बहुत सारी खबरों को हम क्या कर देते हैं, एक ही साथ समाहित कर देते हैं। जैसे किताबें होती हैं, उसमें हम बहुत सारे चैप्टर को, बहुत सारे जो हमारे पाठ हैं, जो हमारे बहुत सारे बिंदु हैं, उनको हम एक साथ दे पाते हैं आसानी से। साप्ताहिक पत्रिकाएं आती हैं, मासिक पत्रिकाएं आती हैं, उनके माध्यम से हम जो है महत्वपूर्ण घटनाओं को, महत्वपूर्ण बातों को एक दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो प्रिंट एवं मुद्रण माध्यम भी जो जनसंचार का एक क्या है, विशिष्ट एवं आधुनिक माध्यम है और काफ़ी चर्चित है। अब जो एक हमारा तीसरा माध्यम है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं, वो काफ़ी चर्चित है। तीसरे का नाम क्या आपका? इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत की सहायता से चलते हैं, जो ऊर्जा की सहायता से चलते हैं, ज़्यादातर इसमें आते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, इन सब के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, इन सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी आजकल यानी इस 21वीं सदी में काफ़ी चर्चित है। आप देखते हैं कि लोग अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से किस तरीके से करते हैं कि हम डिजिटल माध्यम से यानी अर्थात बिना किसी कागज़ के, बिना किसी पेन के हम अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, और वो भी आकर्षक तरीके से, ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से, ज़्यादा सुंदर तरीके से पहुंचा पाते हैं। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी काफ़ी चर्चित है। तो बच्चों, ये था जनसंचार का विशिष्ट माध्यम। मैंने आप सभी लोगों को इस पूरे प्रकरण की, पूरे शीर्षक की नोट प्रोवाइड कराई है, और मैंने आपको बताया है कि आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, और पढ़ करके मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आप लिखिएगा। निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे ही, और साथ ही साथ आपके ज्ञान में भी काफ़ी वृद्धि होगी। तो बच्चों, ये जो हमने आपको पूरा प्रकरण पढ़ाया, इसमें मैंने मूल बिंदुओं को कवर किया है। आप मेरे दिए गए नोट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें गहराई से हर चीज़ें दी हुई हैं, और उसी में से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।